हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एसआरएन क्लासेस में आपके अपने चैनल पे। आज मैं हिस्ट्री का मौर्य साम्राज्य का लेके आया हूँ पार्ट 3 या डे 3। अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं मौर्य साम्राज्य के। इसके आपको अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप दोनों पार्ट को देख सकते हैं और आपके कोई पॉइंट छूटे ना, इसलिए आज मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। इसके बाद मैं अगला नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगा मौर्योत्तर। ठीक है, उसमें मौर्योत्तर काल में क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक बार पढ़ लो, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं मिलेगा, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लेके आया हूँ। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी शुरू करते हैं आज का। देखिए, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के दूसरे से हमें बताते हैं उनमें शामिल है, क्या है? उनमें शामिल है, ठीक है, क्या है? दूसरा और 13वां। ठीक है, दूसरा और 13वां जो है उसमें शामिल है। जो हमें अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं कौन कौन से हैं? दूसरा और 13वां। दूसरा और 13 जो अशोक का शिलालेख है उसमें हमें संगम राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखिए पॉइंट। अशोक ने वर्ष अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो अशोक ने 261 जब ईसा पूर्व कलिंग युद्ध को जीता तो उसे भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति से सदा के लिए त्याग दे दिया। मतलब उसने उस जो कलिंग युद्ध हुआ था राजदेश 13, उसको देखकर उसका मन इतना द्रवित हुआ कि उसने आगे कभी युद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा की। ठीक है, तो भारी उत्पात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ये अशोक ने किया था। अगला देखिए पॉइंट। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 5 से 6 पॉइंट करा रहा हूँ बस, अगर लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा पॉइंट को। ठीक है, अगला है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और सिंघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। जबकि अशोक के पिता जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त ने बिंबिसार जो थे, और उसके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने, आपको पता होगा कि उन्होंने जैन धर्म को अपनाया हुआ था, लेकिन अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, और उसने उसके प्रचार के लिए महेंद्र और सिंघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला पॉइंट देखिए। अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान एवं साहिबाजगढ़ी पाकिस्तान, ये दोनों जगह पाकिस्तान में है, से प्राप्त बृहद शिलालेखों में से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो किस भाषा का प्रयोग हुआ है? खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के 2 शिलालेख जो है पाकिस्तान में पाए गए हैं। ठीक है, कौन से हैं? मनसेहरा और साहिबाजगढ़ी। ठीक है, तो इनमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? इसमें खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगला पॉइंट देखिए। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना आपके अशोक ने की थी। तो ये भी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आगे देखिए इस पॉइंट को। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये 5 पॉइंट छूट गए थे, ये पॉइंट मैंने करा दिए। अब चलते हैं मौर्य काल का प्रशासन कैसा था उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, मौर्य प्रशासन वहाँ कैसा था उसके बारे में अब हम बात किए जाते हैं कि वहाँ का प्रशासन जो था वो कैसा था। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, किसको क्या कहा जाता था इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट है मंत्री तथा पुरोहित। मंत्री जो होता था वो क्या था? प्रधानमंत्री। और पुरोहित क्या था? वो धार्मिक धर्माधिकारी था। जो धार्मिक धर्माधिकारी को था उसको बोलते थे मंत्री, पुरोहित, और जो प्रधानमंत्री थे उसको बोलते थे मंत्री। और मंत्री थे, मंत्रियों में जो प्रधान था उससे बोलते थे प्रधानमंत्री। अगला देखिए पॉइंट।
अगला देखिए, समाहर्ता। समाहर्ता क्या है? ये था राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। राजस्व विभाग प्रधान अधिकारियों को समाहर्ता कहते थे। ठीक है, तो ये से जो नाम है आपको ध्यान रखने होंगे, ऐसे वर्डों का यूज मौर्य काल में किया गया। अगला पॉइंट देखिए, अगला है आपका संधाता। संधाता ये क्या था? ये कौन है? ये कोषाध्यक्ष थे। कोषाध्यक्ष को वो लोग संधाता बोलते थे। ठीक है, संधाता के नाम से सुशोभित थे। अगला देखिए, अगला है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या है? प्रतिष्ठा आपके फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिष्ठा बोलते थे, प्रतिष्ठा। ठीक है, तो ये जो है इनका यूज किया जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन इस टाइप की प्रतिष्ठा। यह पूछा जाएगा कि मौर्य उसमें काल में फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे, तो क्या आंसर होगा? प्रतिष्ठा। इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, ज़्यादा नहीं है, बस मैं 10, 12, 15 कराऊंगा। ठीक है, टोटल 18, 19 है, इसमें 15 से 10 से 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को बोलते थे प्रतिष्ठा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा रहा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नायक। अब नायक क्या था? नायक जानते हैं, सेना का संचालक। ठीक है, सेना के संचालक को बोलते थे नायक। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, मौर्य काल में सेना के संचालक को क्या कहते थे? क्या कहते थे? उसको नायक कहते थे। अगला पॉइंट देखिए, अगला है आपका व्यवहारिक। व्यवहारिक क्या है? ये है दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहारिक कहते थे। ठीक है, जो दीवानी भी फौजदारी न्यायालय हुआ, अब क्या है? फौजदारी को प्रतिष्ठा और दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? इसको बोलते थे व्यवहारिक। अगला देखिए, अगला है आपका दंडपाल। दंडपाल क्या है? सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला अधिकारी। सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला अधिकारी को बोलते थे दंडपाल। ठीक है, दंडपाल सेना के सामग्री को जुटाने वाले अधिकारी को कहते हैं, प्रधान जो अधिकारी था उसको बोलते थे दंडपाल। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नागरक। ये नागरक क्या है? पता नागरक क्या था? ये क्या है? नगर का प्रमुख अधिकारी। जो नगर का प्रमुख अधिकारी था उसको बोलते थे नागरक। ठीक है, नागरक के क्या? नगर का प्रमुख अधिकारी। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला है अंतर्वशिक। अंतर्वशिक क्या है? अंतर्वशिक क्या है? यह है सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। जो सम्राट होता था उसकी अंगरक्षक सेना के प्रधान को अंतर्वशिक बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर था। अगला देखिए, अगला है पौर। पौर क्या था? पौर था राजधानी का शासक। जो राजधानी थी मौर्य काल की, ठीक है, उसका पाटलिपुत्र, उसका शासक कौन था? उसका शासक था पौर। उसको पौर बोलते थे। राजधानी के शासक को क्या बोलते थे? पौर। तो ये चीज़ आपको अभी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया हो, और आज से मौर्य खत्म, अब क्या होगा? मौर्योत्तर काल की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है प्रशास्त्र। ये क्या था? राजकीय कागजातों की सुरक्षित रखने वाला राजकीय ठीक है, राजकीय आज्ञाओं का, देखिए, आज्ञाओं का लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी। फिर समझ लीजिए एक बार, प्रशास्त्र क्या था? राजकीय कागजातों की सुरक्षित रखने वाला, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी। ये कौन था? यह था प्रशास्त्र। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका क्या है? एसएन क्लासेस। थैंक यू।